लॉरेंज फोर्स बताया था। लॉरेंज फोर्स इज द नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और उस लॉरेंज फोर्स के बेसिस पे हमने एक पॉइंट लिखा था कि लॉरेंज फोर्स किस केस में जीरो होगा, जिसपे एक डिवाइस देखी थी, वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर, तो ये वेलोसिटी सेलेक्टर जो है वो किसी गिवन काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट करता है। तो उसमें कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रेजेंट। तो ये तो पाथ थे। अगर कंबाइंड होगा तो कंबाइंड में भी स्ट्रेट लाइन तो होगा ही। सर्कुलर एग्जैक्टली जो है सर्कुलर पॉसिबल नहीं है। हेलिक्स, हाँ हेलिकल पॉसिबल है। और हेलिकल किस टाइप का? इंक्रीजिंग पिच और डिक्रीजिंग पिच। तो ये केसेस थे उसके पाथ के। अब उसके अलावा बाकी सारे केसेस उसी के ऊपर होंगे। हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें, कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बहुत टिपिकल क्वेश्चन और बार बार आता है। जैसे मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है इसी डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड है इसी डायरेक्शन में। ये V0 से एंटर कर रहा है और ये जो है 2a है, 2a और y कोऑर्डिनेट 0। और यहाँ से ये ऐसे ये जा रहा है, ऐसे जा रहा है और y एक्सिस पे ये एंटर कर रहा है, यहाँ से एग्जिट कर रहा है। इसके बियॉन्ड क्या है? इसके बियॉन्ड फील्ड है नहीं है, जो भी है। बस हमें इतना देखना है कि इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये कट कर रहा है इस पॉइंट पे। ये मान लेते हैं ये है ए। ऐसे टाइप के किसी पाथ पे जा रहा है, सर्कुलर नहीं है। यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ स्पीड है V0 और यहाँ पे है 2V0। यहाँ पे स्पीड V0 और यहाँ पे 2V0। तो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड गिवन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। ये सारे पैरामीटर्स गिवन है। इसका कोऑर्डिनेट 0 और a होगा। तो हमें सबसे पहले फाइंड करना है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें सबसे पहले फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब इसमें कुछ सोचने वाले पॉइंट हैं, कुछ बेसिक लॉजिक हैं जिसको कि तुम्हें ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन ये है कि पहले तो कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड की हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि क्या मैग्नेटिक फील्ड कभी भी चार्ज पार्टिकल के, अच्छा चार्ज पार्टिकल है तो इसका जो मास स्मॉल m एंड चार्ज q है, स्मॉल m और चार्ज q है, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। राइट हैंड से फाइंड करोगे v क्रॉस b से। तो मैग्नेटिक फील्ड कभी भी चार्ज पार्टिकल के स्पीड को चेंज नहीं करता है। वो क्या चेंज करता है? सिर्फ उसके डायरेक्शन को चेंज करता है। सिर्फ डायरेक्शन को क्यों चेंज करता है? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर होती है फोर्स के। वेलोसिटी फोर्स के परपेंडिकुलर होती है, तो वो चेंज करता है सिर्फ इसको। तो पहला ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है कि भाई V0 से ये एंटर कर रहा है और 2V0 से यहाँ पे एग्जिट कर रहा है। इसका मतलब है इसकी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ी है। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा इंक्रीज होगी किसके प्रेजेंस में? ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर ऐसा भी स्टेटमेंट आ सकता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज इंक्रीजिंग देन देयर मस्ट बी सम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट। तो पहला तो ऑब्जर्वेशन ये है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज नहीं कर सकता है। अब एक बहुत ही स्टैंडर्ड अप्रोच है
कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमेशा कि अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, फील्ड वगैरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जनरल। क्योंकि ये तो बहुत ही टिपिकल टाइप के पाथ पे जा रहा है, टिपिकल टाइप के पाथ पे जा रहा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की सबसे खास बात यह है कि कुछ वर्क करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो डिस्प्लेसमेंट के हर मोमेंट पे जो भी डिस्प्लेसमेंट होगी उस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा और एफ डॉट टी आर जो है वो जीरो हो जाएगा। तो ये स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन, अब ये तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड पाथ पे जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन करना होगा। बट क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? हाँ कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो फोर्स भी कांस्टेंट होगा, तो जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स वो डॉट किसी कांस्टेंट फोर्स के लिए हम क्या ले लेते हैं, ऐसे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद है ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे नीचे होता है डाउनवर्ड, और अगर किसी मास को हम ऐसे लेके जाएं या ऐसे लेके जाएं इस पॉइंट तक या किसी भी पाथ से लेके जाएं, क्या ये वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड करता है? ग्रेविटी का वर्क डन हमेशा क्या होता है, mgh होता है, और ये पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। क्यों पाथ से इंडिपेंडेंट होता है? क्योंकि कंजर्वेटिव टाइप का एक फोर्स होता है। कंजर्वेटिव वर्ड सुने होंगे, कंजर्वेटिव वर्ड का मतलब क्या है कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है तो हम किसी भी पाथ से ले जाएंगे सेम वर्क डन होगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव है? हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक कंजर्वेटिव फील्ड है। तो ये क्या होगा, हम किसी भी पाथ से ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचे, वो क्या हो जाएगा, वो वर्क डन सेम ही होगा। और वो वर्क डन किसके बराबर होगा, जिस डायरेक्शन में फील्ड है या जिस डायरेक्शन में फोर्स है, फोर्स के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है 2a, और फोर्स कितना है q इंटू ई। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें किसी को डाउट? कई लोग सोच रहे होंगे अरे क्या है, तो नहीं पता था कि mgh होता है और वर्क से इंडिपेंडेंट होता है। ध्यान रखना है, कोई भी यूनिफॉर्म वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर है, तो डायरेक्टली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट कौन सा, अलोंग द फोर्स। अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना एफ और डॉट डिस्प्लेसमेंट डी आर, एफ डॉट डी आर ये हो जाएगा एफ आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा क्या है, यहाँ से यहाँ हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट याद करोगे बचपन में क्या होता था, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट ये हो गया थीटा, तो आर कॉस थीटा हो जाएगा इसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। या फिर ग्रेविटी से रिलेट करोगे कि ग्रेविटी क्या हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, कंजर्वेटिव फोर्स है, किसी भी पाथ के लॉन्ग जाएंगे, केवल वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन वर्टिकल हाइट, तो वर्क डन हो जाएगा mgh। तो यहाँ पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू q इंटू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 2a इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m 2v नॉट का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v नॉट स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा क्यू ई इंटू 2a इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 3mv नॉट स्क्वायर बाई 2। वर्क डन जीरो ही है यहाँ से, तो E की वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू 3mv नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3mv नॉट स्क्वायर बाई 4qa। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ पाए किसी को इसमें कोई डाउट? 3mv नॉट स्क्वायर बाई 4qa, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड कर लिया। तो पहला तुम्हें एक जनरल अप्रोच कि हमेशा लॉरेंज फोर्स के केस में, क्योंकि बाकी अगर कोई भी अप्रोच हम सोचते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कि अगर कभी भी काइनेटिक एनर्जी का चेंज होता है, फील्ड वगैरह हमें पूछी गई या कंबाइंड में रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, तो उसका हम आंसर दे सकते हैं यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि मैग्नेटिज्म का चैप्टर है, तो याद नहीं आता है क्योंकि ये बहुत पहले हो गया, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ स्ट्राइक करना चाहिए।
आपको पूछेगा व्हाट इज द पावर डेवलप्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है, अगर मान लेते हैं ए, जल्दी से आंसर दे दो यार इसका। पावर डेवलप्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए। पावर डेवलप्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए। किसी भी पॉइंट पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का पावर? एट एनी पॉइंट सर जीरो। वो तो जीरो ही होगा। तो पावर डेवलप्ड अगर यहाँ पे हम बोलते हैं, चाहे यहाँ बोलते हैं ए या बी, दोनों पॉइंट पे क्या होगा? पावर डेवलप्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए इज जीरो। तो डायग्राम डायग्राम अगर मान लो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है तो हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे 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 गया और इसके परपेंडिकुलर ऐसे एग्जिट हो गया। यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो अगर पावर डेवलप्ड पूछा जाए ए पे, तो पावर डेवलप्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू एफ डॉट वी। एफ डॉट वी क्या हो जाएगा? फोर्स डॉट वेलोसिटी। फोर्स डॉट वेलोसिटी हमेशा क्या होगी? जीरो। तो पावर डेवलप्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड ए पर भी जीरो है और बी पर भी जीरो है। व्हाट इज द पावर डेवलप्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए? ये भी क्या हो जाएगा? क्यू ई होगा फोर्स डॉट वेलोसिटी। इस मोमेंट पे फील्ड किस डायरेक्शन में है? इधर है, तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। पावर डेवलप्ड एट पॉइंट दिस, पावर डेवलप्ड एट दिस पॉइंट, डायरेक्शन जो है इसकी लेफ्ट होगी या राइट होगी? आइडियल करंट के डायरेक्शन में फिंगर, पाम के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब हमेशा जो है फोर्स की डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगा। फर्स्ट वेक्टर क्रॉस सेकंड वेक्टर, तो ये किधर हो जाएगा? ये जो है लेफ्ट की डायरेक्शन में होगा। तो इस सेक्शन पे जो भी फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। फिर हम हैंड को इसके लिए सीडी के लिए प्लेस करते हैं, करंट हॉरिजॉन्टल, मैग्नेटिक फील्ड इनटू, तो फोर्स होगा अपवर्ड। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपवर्ड फोर्स, ये होगा F2। F1 और F2 गलती से दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, क्योंकि करंट भी सेम है आई नॉट, और ये पूरे हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो आई एल बी, और क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? साइन। साइन कितना है? करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये हो जाएगा आई नॉट एल इंटू बी। F1 भी और F2 का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, करंट सेम है, लेंथ सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है और एंगल है 90 डिग्री। तो ये भी हो जाएगा आई एल इंटू बी। तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स दो परपेंडिकुलर वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं वेक्टर वाइज। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है नेट फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी प्लस आई एल बी टू आई एल बी? ऐसे नहीं ऐड करना, वेक्टर वाइज ऐड करना है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। F2 स्क्वायर, ये F2 और ये है F1। किस डायरेक्शन में होगा नेट फोर्स? नेट फोर्स अलोंग दिस वायर, अलोंग दिस 45 डिग्री पे रूट टू आई एल बी, आई नॉट एल बी। चलो ये तो ठीक है। अभी फिर क्या बताया कि अगर हमें नेट फोर्स फाइंड करना है तो हम इसको स्ट्रेट सेगमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। कोई भी अगर कर्व्ड वायर है तो हम उसको स्ट्रेट सेगमेंट से रिलेट कर सकते हैं। तो स्ट्रेट सेगमेंट से अगर रिलेट कर देंगे तो उस वायर को हटा के हम स्ट्रेट सेगमेंट से रिप्लेस करेंगे तो भी हमें सेम मैग्नेटिक फील्ड मिलना चाहिए। ऐसे स्ट्रेट सेगमेंट में करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड करोगे, आई एल बी, करंट वायर के लॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, राइट हैंड, समझ रहे हो? राइट हैंड यूज कर रहे हो है? क्यों तन्मय? राइट हैंड यूज करना है, फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पाम इधर इनटू, तो ये हो जाएगा फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे, ये हो गई फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई। ये लेंथ कितनी हो जाएगी? रूट टू एल, रूट टू एल मैग्नेटिक फील्ड है बी। तो एफ कितना होगा? एफ इज इक्वल टू आई रूट टू एल, करेंट तो वही सेम करंट इनटू बी, और डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर। तो ये जैसे जो
वर्टिकल से 45 पे था, तो ये भी क्या होगा, वर्टिकल से 45 पे ही आएगा। तो नेट फोर्स हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। आया समझ में? क्यों, किसी कोई डाउट? किस सोर्स के वजह से हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर पाते हैं? जितने भी अभी तक सोर्सेस पढ़े, मैग्नेटिक फील्ड के सोर्सेस पढ़े, उसमें कितने में हम जनरेट कर पाते हैं, बताओ? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितने टाइप के सोर्सेस से जनरेट हो सकता है? क्या मूविंग चार्ज से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा? करंट कैरिंग वायर से, इनफाइनाइट वायर से यूनिफॉर्म जनरेट होगा? यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या होता है? कि इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, पोजीशन से इंडिपेंडेंट हो, पोजीशन पे डिपेंडेंट। तो एक ही है, कौन सा, कौन सा सोलेनॉइड? सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड याद है, म्यू नॉट एन इंटू आई। ये पोजीशन से इंडिपेंडेंट है, तो ये था यूनिफॉर्म। या टॉरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड, वो भी था म्यू नॉट एन आई। तो ये दोनों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। उसके अलावा नॉन यूनिफॉर्म कौन सा है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेट वायर की वजह से या सर्कुलर रिंग की वजह से, वो भी रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट है। सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे वो भी पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सिर्फ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम जनरेट कर सकते हैं यूजिंग सोलेनॉइड। अब अगर इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई क्लोज्ड लूप वायर का प्लेस्ड है, तो अभी हमने देखा ना कि ये जो फोर्स है, उस फोर्स को हम लिख सकते हैं फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आई डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी का इंटीग्रेशन, डीएल क्रॉस बी का इंटीग्रेशन। डीएल क्रॉस बी क्या है? ये छोटे छोटे जो करंट एलिमेंट्स हैं, वो सारे करंट एलिमेंट के वेक्टर का समेशन, करंट एलिमेंट के वेक्टर का समेशन। तो अगर हम वेक्टर के समेशन को ऐड करते हैं, तो फाइनली अगर मान लो पैरेललोग्राम या पॉलीगन में कोई ऐसे बोल दे कि वेक्टर ऐसे ऐसे रिप्रेजेंटेड हैं छोटे छोटे, और सारे क्या करते हैं, आगे यहाँ पे कोइंसाइड कर जा रहे हैं, ऐसे कोइंसाइड कर जा रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? इनका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। खुद ही सोचो, जब ये तो स्टार्टिंग इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर देना था ना, यहाँ पे क्या था, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। तो अगर ये दोनों पॉइंट ही आगे कोइंसाइड कर जाएंगे, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा इस पे? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा? 0। तो ये 0 हो जाएगा, 0 इन द सेंस नल वेक्टर होगा वो। तो नल वेक्टर होगा, तो अगर इसको क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो जो फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। तो तुम्हें आंख बंद करके ये भी रट लेना है कि नेट मैग्नेटिक फोर्स प्लेस्ड ऑन एनी करंट कैरिंग लूप, net magnetic force placed in uniform magnetic field is 0. Net force acting on any current carrying loop placed in a uniform magnetic field is always 0. अब ये चीज दूसरे तरीके में भी सोच सकते थे, डाइपोल वाला। डाइपोल, डाइपोल याद है कि कोई करंट कैरिंग लूप एक डाइपोल मोमेंट की तरह से बिहेव करता है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट एन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट एंड एरिया, इसके डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो ये भी तो एक डाइपोल की तरह से है। और कोई भी अगर डाइपोल है और वो डाइपोल अगर किसी फील्ड में प्लेस्ड है, तो फोर्स वैसे भी 0 होता है। तो डाइपोल वाले कॉन्सेप्ट से भी इसके ऊपर फोर्स 0 होता है। हम फोर्स वाले कॉन्सेप्ट से भी देखेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जो है वो 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स 0 होता है। डाइपोल अगर फील्ड में प्लेस्ड है, तो फोर्स तो 0 होता है। क्या टॉर्क होता है? हाँ, टॉर्क होता है। तो टॉर्क हम फाइंड कर सकते हैं किस कॉन्सेप्ट से? या तो फोर्स के कॉन्सेप्ट से या इसके कॉन्सेप्ट से। तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना होगा भाई, कोई बता सकता है? डाइपोल, डाइपोल m क्रॉस बी, टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस बी। तो ये जो टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस बी है, ये प्रूफ करने के लिए किसी स्क्वायर लूप में आता है। तो वो एक बार देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे उसी में।
तो ये बात समझ में आई। 2 पॉइंट मैंने बताया कि यूनिफॉर्म अगर फील्ड है तो उस यूनिफॉर्म फील्ड में कर्व वायर को स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर देना है, और अगर क्लोज लूप है तो नेट फोर्स जीरो है। क्लोज लूप है तो नेट फोर्स जीरो है। तो जल्दी से ये बताओगे, क्वेश्चन ये है, आ, 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 एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, सर्कुलर सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, करंट की डायरेक्शन है ये है आई नॉट, और इसकी रेडियस है आर, मैग्नेटिक फील्ड है बी। फाइंड द टेंशन इन द लूप, फाइंड टेंशन इनसाइड द लूप। इस लूप में कितना टेंशन है। अच्छा, इसमें किस टाइप का स्ट्रेस है, स्ट्रेस किस टाइप का है, टेंसाइल है या कंप्रेसिव है। टेंसाइल स्ट्रेस मतलब कब होगा, जब वायर्स को हम किसी वायर को ऐसे पुल करते हैं, ऐसे पुल करते हैं, तो टेंसाइल टाइप का होगा, इलोंगेट होना चाहेगा। कंप्रेसिव कब होगा, कंप्रेसिव जब एंड्स को हम पुश करेंगे, एंड्स को पुश करेंगे तो क्या होगा, वो कंप्रेसिव होगा। कोई बताना जाएगा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स, नेट फोर्स जीरो होगा। जानते हो क्या क्या, कंप्रेसिव होगा इसमें। अच्छा देखो, देखो, अच्छा ये रिंग जो है, एक रिंग है करंट कैरिंग वायर की, सर्कुलर रिंग है, उसकी रेडियस आर है, उसमें करंट है आई नॉट, उसमें करंट है आई नॉट, करंट है आई नॉट। तो इसके ऊपर कोई भी एक एलिमेंट देखो। अच्छा, इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, जल्दी से बताओ। नेट फोर्स, नेट फोर्स जीरो। क्यों, क्लोज लूप है, क्लोज लूप है तो नेट फोर्स जीरो है। चलो ये हुआ। कोई भी अगर एलिमेंट देखते हैं, ये यही एलिमेंट देख लो, यही देख लो, इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन आई डी एल क्रॉस बी। यार डायरेक्शन बार बार एक ही चीज है, डायरेक्शन नहीं सही से देखते हो। आई डी एल क्रॉस बी, डीएल की डायरेक्शन ये, तुम्हें यूज करना है फिंगर राइट हैंड का, ठीक है, ऐसे। तो तुम बार बार जो है डायरेक्शन में ही कंफ्यूज हो जाते हो। देखो, राइट हैंड का फिंगर ऐसे यूज करो, और ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आई डी एल क्रॉस बी, फोर्स किधर होगा, डाउनवर्ड। तो इस लूप के अलोंग अगर ऐसे इस हैंड को अपने मूव करते हो तो करंट हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, तो फोर्स क्या है, हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे ऊपर वाले एलिमेंट पे देखोगे फोर्स है अपवर्ड। तो ये क्या करना चाहेगा, रिंग एक्सपैंड होना चाहेगा या कंप्रेस होना चाहेगा, रिंग किस टाइप का बिहेव करेगा, एक्सपैंड होना चाहेगा या कंप्रेस होना चाहेगा। यहां से फोर्स की डायरेक्शन है हर एलिमेंट पे, हर एलिमेंट पे फोर्स की डायरेक्शन है, ये है, ये डी एफ की डायरेक्शन, ये सेगमेंट लेंगे तो डी एफ की डायरेक्शन, ये सेगमेंट लेंगे तो ये डी एफ की डायरेक्शन, ये सेगमेंट लिया ये डी एफ की डायरेक्शन। तो ऐसे जो है अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में ये है, ठीक है। तो ये किस टाइप का स्ट्रेस होगा, टेंसाइल और कंप्रेसिव। ये रिंग एक्सपैंड होना चाह रहा है, एक्सपैंड होना चाह रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस। ये जो है टेंसाइल स्ट्रेस होगा पहला चीज। अब वो टेंसाइल स्ट्रेस होगा तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम इसको डायमीटर से ऐसे ब्रेक कर देंगे। तो डायमीटर से अगर ब्रेक करते हैं तो ये एक ऐसा होगा, सेमी सर्किल होगा। सेमी सर्किल में अब टेंशन किसी भी पॉइंट पे एक्ट करेगा, कैसे, टेंशन जो है हमेशा पुलिंग इन नेचर होगा, ऐसे 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 ऐसे।
टेंशन जो है पुलिंग इन नेचर है, ये है पुलिंग इन नेचर। डाउनवर्ड ये क्या हो जाएगा, सेम हॉरिजॉन्टल पे है, ये टेंशन टी टेंशन टी। अब इस पे जो है, इस पूरे एलिमेंट पे ध्यान से देखो यार, ये ऐसे ऐसे फोर्स है, तो इसके रिजल्टेंट फोर्स क्या हम फाइंड कर सकते हैं? ये कर्व्ड वायर है, कर्व्ड वायर में रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, उसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर देंगे। तो ये कर्व्ड वायर के इक्विवेलेंट स्ट्रेट वायर कितना हो जाएगा, क्या 2r होगा, 2r हो गया। ये हो गई इसकी डायरेक्शन, ये है करंट की डायरेक्शन। तो इस पे कितना फोर्स हो जाएगा, फोर्स हुआ आई नॉट इंटू एल इंटू बी। आई एल कौन सा, स्ट्रेट लेंथ, 2r इंटू बी। ये किधर होगा, अगर करंट हम ऐसे लेते हैं तो आई एल क्रॉस बी, फोर्स आएगा अपवर्ड। तो इस सेमी सर्कुलर फोर्स रिंग के ऊपर फोर्स है, ये है मैग्नेटिक फोर्स। तो दिस मैग्नेटिक फोर्स I इंटू 2r इंटू बी इज इक्वल टू 2t। t और t कैंसिल आउट कर देंगे, सो टेंशन इन द वायर इज इक्वल टू I नॉट r इंटू बी, I नॉट r इंटू बी। क्या ये समझ पाए, किसी को कोई डाउट, समझ लो, जल्दी बताओ। अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन, अब ये कहोगे कि फोर्स तो जीरो है, टेंशन, अरे ये टेंशन इंटरनल टेंशन है ना, तुम्हारे दोनों हाथ को कोई पकड़ के खींच रहा है दोनों साइड से, तो कहोगे नेट फोर्स जीरो है तो रिलैक्स रहो। ऐसा नहीं है, नेट फोर्स जीरो है बट इंटरनली टेंशन है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस, स्ट्रेस इंटरनल होता है जो पता नहीं चलता है ना। सो तुम्हें भी स्ट्रेस है क्लास अटेंड करने में, वैसे ही समझ गए। अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो कोई आंसर देगा किस टाइप का हो जाएगा, ये करंट की डायरेक्शन को हमने रिवर्स कर दिया, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से देख लोगे आई डी एल क्रॉस बी, तो यहाँ पे हमेशा फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो किस टाइप